is chapter 14. Chapter 14 Z.A. भुट्टो। इस चैप्टर में बेटा दो चीजें हैं, Z.A. भुट्टो और ज़ियाउल हक। याहिया हो गया ना, वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। याहिया इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। Z.A. भुट्टो और ज़ियाउल हक। Z.A. भुट्टो बेटा, he was the one who remained president of Pakistan from 1972 to 1973। एक साल के लिए ये प्रेसिडेंट रहे थे, मुझे पता है अब ये डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, एक साल के लिए ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट। इसका मूड आपकी तरह हुआ है। देखें, ये देखें, मूड चेक करें इसका। हाँ, ये चाहते ही नहीं कि मैं पढ़ाऊं जी। ज़ियाउल हक, चैप्टर 14 है Z.A. भुट्टो। Z.A. भुट्टो 1972 to 1973, 14th August 1973 he remained president और प्राइम मिनिस्टर। पहले ये प्रेसिडेंट बने थे। पहले क्या बने थे ये? जी बेटा, सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। फिर इसके बाद 1973 till 1977 he remained PM of Pakistan, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? जी बेटा, सबने लिख लिया ये? ओके। Z.A. भुट्टो। There are four main dimensions in which questions can be given related to Z.A. भुट्टो। There are four dimensions. जी Izyan, how many dimensions are there? Four dimensions are there in which examiner can ask you question. Number one, सबसे पहली dimension. Number one, reasons of coming into power. जी बेटा, reasons of coming into power. Which question can be given? कितने मार्क्स का आ सकता है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 7 marks question can be given on reasons of coming into power. 3 इसके बड़े मेजर रीजंस हैं। यस बेटा, नंबर 1, ये पावर में क्यों आया, इसकी बड़ी वजह क्या थी, इसका सबसे फंडामेंटल रीजन क्या था? ये था कि भुट्टोस पॉलिटिकल पार्टी या भुट्टोस पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गॉट majority of the seats in National Assembly from West Pakistan। कितनी सीट्स भुट्टो की पार्टी ने ली थी? 83 out of 90, 138। 83 out of 138। So how many seats People's Party got? 83। तो जो इलेक्शंस में मेजॉरिटी लेता है उसको क्या राइट मिलता है? राइट टू मेक गवर्नमेंट। राइट टू मेक गवर्नमेंट। तो भुट्टो ने कैसे गवर्नमेंट बनाई? व्हाट वाज द रीजन? हिज पार्टी गॉट मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस। इज इट क्लियर? सो hence he made government. Done everyone? Next beta, second major point,
Another major point is Bhutto was very popular due to one slogan. What was that slogan? Roti kapda makan. Bhutto was popular due to Bhutto was popular due to his slogan of food, clothes, and shelter. जी बेटा, what was the main agenda? Food, clothes, and shelter. Therefore, people wanted him to take over power. Therefore, people wanted him to take over power. Clear, beta? Third reason, आर्मी ऑफ इमेज क्या था? 1971 की वॉर में पाकिस्तान आर्मी को क्या था? डिफीट थी. हम कहते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सके थे, हम अच्छे वर्ड्स में बोलते हैं. पाकिस्तान वाज नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर एम. हम डिफीट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं इससे. तो अब है कि आर्मीज image due to Yahya Khan was at low ebb. लो एब के ऊपर था. आर्मी का जो इमेज था यहिया खान की वजह से वो डाउन हुआ था. ड्यू टू 93,000 वर्ड्स बिगेस्ट सरेंडर. इतना बड़ा सरेंडर किया, तो इसलिए इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन कि आर्मी जो है उसका सरेंडर करना एक काफी मेन रीजन थी. जी बेटा. सो ड्यू टू दिस civilian leader was given chance to come into power. जी बेटा, is it clear everyone? Is it clear everyone? Done. So Z.A. Bhutto had great aim. Z.A. Bhutto का एक मेजर रीजन था पावर में आने की. सो दीज वर द मेन रीजंस. नाउ आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड थिंग related to Z.A. Bhutto, his domestic policies. जी बेटा, अब हम डोमेस्टिक पॉलिसीज की डिटेल में जाएंगे. वी विल राइट ऑल दीज थिंग्स. तो डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ Z.A. Bhutto. Simple question. Domestic policies. Yes बेटा. आर्मीज लो एब. एब कहते हैं बहुत डाउन होना, किसी चीज के ऊपर अनपॉपुलर होना. क्लियर. तो डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ Z.A. Bhutto, ये चार चीजें बेसिकली. तो ये काफी डिटेल है इसकी. ये सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे लेंथी है इस पोर्शन में. तो लेकिन मैं इसको भी समराइज करूंगा ऐसे कि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आपके नोट्स भी बन जाएं फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन. क्लियर. वन नाइट स्टडी के लिए सफिशिएंट नोट्स हैं ये. जी बेटा, अब हमारे पास आ जाता है डोमेस्टिक पॉलिसीज. व्हाट वर द मेन डोमेस्टिक पॉलिसीज? सबसे पहला ABC करते हैं इसको भी. ए
नंबर 1 इज कंट्रोलिंग आर्मी। सबसे पहले क्या डायमेंशन है? कंट्रोलिंग आर्मी, कंट्रोलिंग द आर्मी। जी बेटा, बेटा देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कंट्रोलिंग द आर्मी। दो इंपॉर्टेंट काम किए थे भुट्टो ने कंट्रोल करने के लिए। आर्मी को कंट्रोल करना जरूरी था भुट्टो के नजदीक, क्योंकि भुट्टो को पता था कि आर्मी जो है दैट वाज गोइंग बियॉन्ड its powers. Army was involving in politics. Army was involved in politics in the past. आर्मी का बहुत ज्यादा रोल था पॉलिटिक्स के अंदर, तो भुट्टो नहीं चाहता था कि आर्मी का इतना ज्यादा। ये कौन सा आ गया? अच्छा, सो आर्मी का क्या रोल होगा? जी बेटा, आर्मी का क्या रोल होगा वो हमें सबसे पहले देखना है, ठीक है जी? इज इट क्लियर? अब आर्मी का जो रोल है जी, डीडी पार्टी के नाम से कौन आया? तंग करने आए हो या सीखना है कुछ? बताना है तो फिर मैं रखूंगा क्लास में, वरना मैं निकाल दूंगा। अच्छा, कंट्रोलिंग द आर्मी। बेटा कंट्रोलिंग आर्मी के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज नंबर 1। व्हाट इज द फर्स्ट मेजर स्टेप? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएफ से पहले भी एक है। नंबर 1, डिसमिसल ऑफ 1400 आर्मी ऑफिसर्स। कितने आर्मी ऑफिसर्स को इसने डिसमिस किया? 1400। इज इट क्लियर बेटा? 1400 army officers were dismissed, and changed high ranked army officers like आर्मी चीफ को भी चेंज किया। कौन सा आर्मी चीफ था इसके टाइम पीरियड में? नहीं, याहिया तो चला गया था ना, याहिया तो चला गया था। इसके टाइम पीरियड में जो है ही अपॉइंटेड जनरल टिक्का खान एज द न्यू आर्मी चीफ। टिक्का खान यस बेटा, तिक्का कबाब वाला तिक्का। रोजे के अंदर नाम भी कैसे आ रहे हैं? टिक्का खान, ठीक है बेटा। तो ये टिक्का साहब जो है ना, ये क्लोज थे भुट्टो के। ही बिकेम, अच्छा इस तरह आर्मी चीफ तक को इसने चेंज किया। सो हेंस ही रिड्यूस्ड रोल ऑफ आर्मी फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये एक हो गया इसका। डन बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, another important benefit of another important policy, domestic policy of Z.A. Bhutto was establishment of federal security force। बेटा व्हाट वाज एफएसएफ? ये 4 नंबर का सवाल इस पे आ सकता है। यस बेटा, सर भुट्टो की पर्सनल फोर्स थी। पर्सनल फोर्स बाद में बनी, लेकिन इट वाज ए पैरामिलिट्री फोर्स टू सपोर्ट आर्मी, टू सपोर्ट पुलिस in maintaining law and order. This force was established to maintain law and order, to support
by supporting police, by supporting police। लेकिन इसका नेगेटिव, इसका एनालिसिस नेगेटिव है बेटा, ये अच्छा काम नहीं था। क्या था अच्छा इसका? हिंस सर बंदूक को मरवाता था। यस बेटा, ओवरऑल भुट्टो misused and killed his political opponents फवाद, आप मुझे बताओगे ये जो है, ये जो जेड भुट्टो था, इसकी डेथ कैसे हुई थी? फांसी। इसको असैसिनेट किया था। असैसिनेट तो नहीं हुआ था जी। नहीं सर, मैं हाँ जी, असैसिनेट तो नहीं हुआ था जी। करीम, व्हाट वाज द वे इन विच ही वाज हैंगिंग की थी इसकी? सर इसने अपने किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट को मरवाया था उस वक्त जी। इसने जो हैंगिंग की थी ना, जुल्फिकार अली भुट्टो को जो हैंग किया गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग क्यों किया था? क्योंकि इसने इसी एफएसएफ को यूज किया था अपने एक पॉलिटिकल अपोनेंट के मर्डर के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है कि मैं अगर अपने किसी पॉलिटिकल अपोनेंट का मर्डर करा दूं बाय यूजिंग माय ओन सिक्योरिटी गार्ड, तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ मुझे भी सजा होगी। ऐसे ही है ना? लेकिन फौज का इंटेंशन तो कुछ और था। यस, ऑब्वियसली सिक्योरिटी गार्ड पे मैक्स टोटल लगेगा, आप पे मर्डर चार्ज दोनों पे लगेंगे। ठीक है, तो वो मर्डर दोनों पे ही लगेंगे। बेसिकली प्लान जो कर रहे हैं उस पे भी लगेगा। डेथ सेंटेंस किसी पे सर ज्यादा जो प्लान करते हैं उस पे लगता है या जिसने किया होता है मर्डर? बेटा इट डिपेंड्स ऑन द, उस पे एक फैक्टर्स होते हैं कुछ जिसकी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि उस पर्सन का कितना रोल है। डिटर्मिनेशन ऑफ रोल होता है और ये डिसाइड करता है ज्यूरी के, ज्यूरी ने क्या कुछ करना है। सर महमूद अजहर के फादर को मरवाया था जो अभी नहीं, कसूरी को मरवाया था, मोहम्मद अहमद कसूरी को, मोहम्मद अहमद कसूरी के नाम से। ठीक है, उसमें तो काफी लिखा है जो फादर थे। किसका फादर फादर है? आप लिख ले मोहम्मद खान, मोहम्मद अहमद कसूरी। उसने क्या एक बंदे को मरवाया बेटा? अब कोई 2 3 10 12 16 18 20 लोग हैं। हाँ तो ये यही ना, इस तरह का, ये तो इसके खानदान में, इसके खानदान के अंदर ये बात थी ना। और ये मर्डर कौन सा एक दिन में हुआ था? ये मर्डर भी 1974 में हुआ था, उसकी सजा इसे 1979 में मिली थी। अच्छा, आर्मी को इसने कंट्रोल किया, फिर ये कर नहीं सका बाय द वे, पूरी सक्सेस नहीं मिल सकी इसे। अब बेटा नेक्स्ट इज तो नहीं, नेक्स्ट इस कल वाले पेपर दे दीजिएगा जिसका रह गया, कुछ बच्चों के रह गए पेपर। नहीं दे दें, पेपर दे दीजिएगा जो रह गए हैं इनके, जो हाँ वो देने लगे हैं। हाँ बस वो दे दें। ओके जी, नेक्स्ट इज सेकंड बी इज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज। कॉन्स्टिट्यूशनल policy. Is it clear, beta? If we talk about constitutional policies, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बेहतर कोई पॉलिसी इसकी नहीं थी। मैं फिर दोबारा बताता हूं, इससे बेस्ट पॉलिसी कोई भी नहीं है इसकी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी जो आज भी अच्छी है। अच्छा, सो पॉइंट लिखें, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन was promulgated. What is the meaning of promulgate? Implemented. 1973 constitution was promulgated. Even he established that constitution. Promulgate कहते हैं implement करना, implementation. जी बेटा, कौन सा 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का
थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसने बनाया। तो ये आज तक क्यों है, ये व्हाई दिस, जी बेटा, व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल प्रेजेंट, जी बेटा, व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल प्रेजेंट, यस बेटा, इसकी वजह क्या है कि ये सक्सेसफुल था पाकिस्तान में, यस बेटा, सर। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था इसने। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सर एक तो ये भी एक अमेंडमेंट है कि नहीं सर, वो एक्सेप्ट किया था सारे पॉलिटिकल लीडर्स जी, ने जी। और बाकियों अच्छा, ने। अब मैं इसकी ना एक जेन्युइन रीजन बताता हूँ कि ये आज तक क्यों जिंदा है। इसकी मतलब इन रियलिटी है, लेकिन ये खत्म क्यों कोई नहीं कर सकता, इसको एंड क्यों नहीं कोई कर सकता, इसकी मैं एक लॉजिकल रीजन बताता हूँ। मैं आर्टिकल 6 में इसकी लॉजिकल रीजन है आर्टिकल 6 इसके अंदर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन एनीवन रीड द आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई बच्चा रीड करेगा बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन एनीवन रीड बेटा? ये मैम मुस्तफा नासिर के नाम से कोई बच्चा है, फेक अकाउंट से लग रहा है, नहीं है ना? कौन सा मित्रो है? मित्रो तो इधर है ना, मित्रो तो इधर है। अच्छा खैर, चले मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, फिर कोई मैसेज आया तो देख लीजिएगा, ये बल्कि कॉल आ रही थी, शायद किसी ने की हो। ओके जी, तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेटा मोबाइल छोड़ दें। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से आर्टिकल 6 को कौन पढ़ेगा? इसका आर्टिकल 6 ऑनलाइन स्टूडेंट्स और फेस टू फेस बेटा अब सबको ये पढ़ना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों खत्म नहीं हो सकता। जी बेटा, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स, सस्पेंड्स और होल्ड्स अबेयंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड or hold in abeyance and constitution by use of force or show of force by another unconstitutional means shall be guilty of high treason. High treason की सजा क्या होती है? हाई ट्रीजन की सजा क्या होती है? सजाए मौत होती है, हैंगिंग, हैंगिंग होती है हाई ट्रीजन की सेंटेंस। तो इसलिए आर्टिकल 6, मैंने कोई चीज बाहर से नहीं खोली, I have just opened the original constitution of Republic of Pakistan. इसके अंदर क्लियरली क्या लिखा है आर्टिकल 6 में? जो बंदा इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेगा उसे क्या करेंगे? तोड़ा नहीं, दे सस्पेंडेड, दे सस्पेंड। जिया के टाइम पीरियड जिया आया तो मार्शल लगाया, लेकिन जिया के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इसको खत्म करे, क्योंकि जिया अगर इसको खत्म कर देता, बिल्कुल खत्म कर देता, तो जिया को कोई भी बंदा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में से उसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी टाइम उसकी डेथ सेंटेंस ऑर्डर निकाल देती। सर तो ये सस्पेंड होने पे आर्टिकल 6 लगता है? जी जी, सस्पेंड होने पे नहीं लगता, ये एंड होने पे लगेगा, एब्रोगेट होने पे लगेगा। क्लियर? जी बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन? सर इसमें चेंजेस तो कर सकते हैं ना? जी बेटा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो कर सकती है ना? इसमें चेंजेस तो हम कर सकते हैं बेटा, वो तो हो सकती है, वो भी पार्लियामेंट कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेट का मतलब इंप्लीमेंट करना, एब्रोगेट का मतलब एंड करना। ये दो टर्म्स हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के, ये प्रोमलगेट है। खैर आगे चलते हैं, इसके फीचर्स क्या थे? व्हाट वर द मेन थिंग्स? नंबर 1, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर आज भी जिस तरह है, हमारे कंट्री में सेनेट भी है और नेशनल असेंबली भी है, दो हाउस है ना हमारी लॉ मेकिंग बॉडी के, अपर हाउस और लोअर हाउस। देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, सेकंड, Prime Minister will choose his own cabinet. PM and president would be, president must be Muslim। मुस्लिम। जी बेटा, अंडर above 35 होने चाहिए। यस बेटा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे मुल्क में ज्यादा गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। बेटा जिस भी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है
फवाद, जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें इसका मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। यस बेटा, पार्लियामेंट्री सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? डन डन एवरीवन। इसके अलावा जुडिशरी मस्ट बी independent. Judiciary must be and judiciary must be independent. ये क्या थी? ये पॉजिटिव चीज थी या नेगेटिव थी? इट वॉज वेरी पॉजिटिव। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप इन द कंट्रीज हिस्ट्री। फीचर्स हैं, 4 फीचर्स आपने लिखने होंगे 4 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है बेटा। 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 4 फीचर्स होंगे। देयर इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, पीएम एंड प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एडेड इन द प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एडेड इन द प्रीएम्बल। ये मल्टीपल पॉइंट्स थे which you can add in it. Is it clear everyone? इसके अलावा और भी है यहाँ पे, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस कॉन्स्टिट्यूशन is the most comprehensive constitution of the country. So hence he ended constitutional crisis and he ended constitutional crisis and brought country on democratic lines, brought country on democratic lines। आज भी है। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। तो क्राइसिस भी नहीं आएगा। क्राइसिस भी, अब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हुआ ना, अब सस्पेंड ही हुआ है। जब भी हुआ क्राइसिस नहीं है कोई भी। इज इट क्लियर बेटा? ठीक हो गया? तो जब कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म कर दिए जाए, वैसे तो हमारे मुल्क में बेटा क्राइसिस हर चीज के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो वो छोटी चीज है। नंबर सी पे थर्ड पॉइंट, थर्ड चीज क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी में बेटा एक ही पॉइंट है हमारा। देयर इज ओनली वन पॉइंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। देन वी हैव इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इकोनॉमिक पॉलिसीज इज अनदर पॉइंट। बेटा इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Number 1, agriculture. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 parts. Number 1, agriculture, agricultural policies, and second part of economic policy is industrial policies. Is it clear everyone? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? एग्रीकल्चर में बेटा देयर आर 2-3 पॉइंट्स एग्रीकल्चर में। नंबर 1, 2 इसके मेन पॉइंट्स हैं। लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, इसका पहला पॉइंट है। यस बेटा, लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड in which land was divided to break hold of landlords। क्या सीलिंग थी इसके टाइम पीरियड में? मैक्सिमम लैंड कितनी होल्ड कर सकता था पर्सन? मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड वाज
यस बेटा, लिमिट 1000 acres unirrigated. यस बेटा, लिमिट ऑफ लैंड, मैक्सिमम लिमिट वाज नंबर 1। इसकी 2 टाइम पे रिफॉर्म्स आई थी। 1972 में एक डिफरेंट है। 1972 में क्या थी कि नॉन इरिगेटेड 500 एकड़, नॉन इरिगेटेड 500 एकड़। कोई अगर पूछे या जो पूछना चाह रहा है कि ये क्या इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड है, बेटा ये चीज थी कि एक बंदा कितनी लैंड होल्ड कर सकता है, मतलब मैक्सिमम लैंड में कितनी होल्ड कर सकता हूं, ये मेन चीज थी। ए पर्सन कुड होल्ड द मैक्सिमम लैंड, व्हाट वाज द लिमिट ऑन इट, ये वो चीज थी 500 एकड़। और अगर इरिगेटेड होगी तो, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इरिगेटेड होगी तो कितनी होगी? नो 250। इसने कम किया बेटा, इरिगेटेड हमेशा कम होती है, इरिगेटेड पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो वो कम होती है हमेशा। इज इट क्लियर बेटा आयशा? इरिगेटेड हमेशा कम होती है। नेक्स्ट 19, मतलब क्रॉप्स 250 में क्रॉप्स ग्रो होंगे। हाँ तो वो सफिशिएंट होगी ना, प्रॉफिट दे देगी ना आपको, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है इरिगेटेड लैंड, इसलिए वो ज्यादा कम रखी जाती थी। और इसने 1977 में नॉन इरिगेटेड की, नॉन इरिगेटेड को 300 एकड़ कर दिया और इरिगेटेड 150 कर दिया। अच्छा मजेदार बात है, अब आपने बताना है कि एक लैंडलॉर्ड जिसकी लैंड 150 एकड़ हो जाएगी, क्या उसका होल्ड खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। भुट्टो की अपनी फैमिली की लैंड जो है ना थाउजेंड्स ऑफ एकड़ थी, उसने अपनी लैंड को ट्रांसफर किया, बाकी लोग तो बाद में करते हैं। ही हिमसेल्फ इज अ लैंडलॉर्ड। भुट्टो फैमिली इज अ बिग लैंडलॉर्ड इन सिंध। जरदारी फैमिली इज अनदर बिग लैंडलॉर्ड फैमिली। तो अपनी लैंड तो उन्होंने ट्रांसफर नहीं की, बाकियों की भाग करानी थी। सो दैट पॉलिसी वाज जस्ट, दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। हाँ जी, हाँ जी। सो however it was never implemented or landlords transferred land to family relatives. Is it clear beta? Transferred land to family relatives. Is it clear everyone? And next we have rights of tenants. Rights of tenants. इसको बोलेंगे, इसके लिए वर्ड लिखें, ये 4 नंबर का सवाल आता है और अक्सर बच्चे कहते हैं सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट, दिस इज द पॉइंट। ये मैं इसके आगे ना बड़ा पक्का करके लिख रहा हूं, 4 नंबर का ये सवाल आता है और डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद भी रहे। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट क्या था? सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट कि tenants were given first right of purchase in case landlord was selling his land। अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी सेल कर रहा है कोई लैंड, तो वो सबसे पहला राइट ऑफ परचेज किसे मिलेगा? टेनेंट को। राइट ऑफ परचेज किसके पास होगा? टेनेंट के पास। हेंस
Hence, on paper it was good. It was good step which never implemented in reality. मजेदार बात बताऊं कि मुझे बताएं कि मैं अगर एक टेनेंट हूं, किराए की जमीन पे काम कर रहा हूं, लैंडलॉर्ड मुझे धक्के मारेगा, जूते मारेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसकी लैंड से जब चाहेगा वो मुझे निकाल दे। तो लैंडलॉर्ड्स वर सो पावरफुल एंड दे आर सो पावरफुल इवन 2026। आज भी सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में क्या हाल है? व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटीरियर सिंध? लैंडलॉर्ड पकड़ के जूते भी मार ले तो कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता उसको। लैंडलॉर्ड जॉन से भी मारते आपको, आप कुछ नहीं कर सकते उसको, बिकॉज दे आर सो इन्फ्लुएंशियल, सो पावरफुल, सो वेल्दी। इज इट क्लियर एवरीवन? सर पंजाब में भी ऐसी ही है। पंजाब में भी ऐसा है, पंजाब में साउथ में ज्यादा, लेकिन इंटीरियर पंजाब में अच्छा ऐसा नहीं है। मैं खुद इंटीरियर पंजाब से हूँ, तो यहाँ पे जी। इतना नहीं है लोड, लैंडलॉर्ड्स का होल्ड नहीं है इतना। हम्म। जैसे गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, जैसे ही फैसलाबाद क्रॉस करते हैं, मुल्तान क्रॉस करते हैं, तो पंजाब के अंदर भी लैंडलॉर्ड्स आर सो पावरफुल। सादकाबाद, इस साइड पे बहावलपुर, जितने अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उनके अंदर फिर ये सरदारी सिस्टम बहुत ज्यादा है। जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सर बलूचिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। यस बेटा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील मिल। जी बेटा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील मिल, establishment of steel mill in 1972 with help of USSR. With help of USSR. Is it clear? USSR की हेल्प से स्टील मिल लगाई। It helped in making self-sufficient in steel, and it increased employment. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ये पहला पॉइंट हो गया। Is it clear to all of you? Another important industrial policy जो कि सबसे ज्यादा सवाल भी आते हैं और फेलियर भी सबसे बड़ा, नेशनलाइजेशन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी? नेशनलाइजेशन। पाकिस्तान में हर चीज को स्टेट ने ओन कर लिया। Every big business or public entity was owned by state, गवर्नमेंट ने ओन कर लिया। मतलब क्या है कि प्राइवेट बिजनेस नहीं आप कर सकते। मेरी स्टील मिल है, अयान इतने ज्यादा है कोई भी समझ सकता है, अपने साथ मिला लो। अयान 6-7 अयान है, तो जो भी समझ लेता है। अयान का बैंक है, मेरी जो है कौन सी मिल है? मेरी स्टील मिल है, अयान का बैंक है। और इसी तरह लोगों के जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, हर बंदे का जो डिफरेंट बिजनेस है, उन सब को आहिस्ता आहिस्ता किसने टेक ओवर करना शुरू किया? स्टेट ने। मतलब मेरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट मुझसे ले लेगी, और जब वो गवर्नमेंट मुझसे मेरी इंडस्ट्री को ले लेगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इज़ियान? नेशनलाइजेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर हकान? नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, सब कुछ किया गया। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरी इंडस्ट्री ले ली, अयान का बैंक ले लिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या देगी? अयान को जो उसका प्रॉफिट है उस बैंक से जितना हो रहा है, गवर्नमेंट उतना पे करेगी।
बट अब से अयान खुद रन नहीं करेगा, रादर गवर्नमेंट रन करेगी, रादर गवर्नमेंट वुड रन। इज इट क्लियर? और ये वैसे आसान नहीं है, जी बेटा, ये ज्यादा आसान नहीं है। ये आसान है नहीं। मतलब प्रॉफिट उसको मिलता रहेगा। अयान को प्रॉफिट मिलेगा, जो उसकी एक बिजनेस में एक हैंडसम प्रॉफिट होता है वो मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका प्रॉफिट अगर बिलियंस में है तो बिलियन मिलेंगे, आपको इतना मिलेगा जितना आपका शेयर बनता है, बस उतना। रनिंग कॉस्ट आपकी निकल जाएगी, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे ना आप खुद। अब आप चला तो नहीं खुद रहे, अब अयान चला तो नहीं रहा उस इंडस्ट्री को, चला तो गवर्नमेंट रही है, तो उसको फिक्स शेयर मिलेगा एक। इज इट क्लियर? लेकिन जी ये सर। सिस्टम बड़ा फ्लॉप हुआ पाकिस्तान में। जब अब चलाने वाला कौन था? अयान का तो ये अपना बिजनेस है, एसन की स्टील मिल अपनी है, एसन तो खुद चला सकता था। एसन को तो पता है कि अगर बिजनेस में लॉस होगा तो मुझे प्रॉफिट में कैसे लेके जाना है। चलाने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो तो पहले ही करप्ट है, ब्यूरोक्रेट्स, वो तो पहले ही करप्ट है। ऐसा ही है। तो ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान के अंदर फ्लॉप हुआ। ब्यूरोक्रेट वर करप्ट, ब्यूरोक्रेट वर लेस एक्सपीरियंस्ड, और गवर्नमेंट फेस डबल लॉस। एक साइड पे गवर्नमेंट को अपने इंप्लॉइज को भी पे करना था, और दूसरी साइड पे ओनर जो ओरिजिनल ओनर्स थे उनको भी प्रॉफिट शेयरिंग करनी थी। तो गवर्नमेंट हैड टू पे डबल प्राइसेस। इज इट क्लियर? ओवर स्टाफिंग की वजह से सारी इंडस्ट्री तबाह करके रखती है, और इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ इंडस्ट्री को कि अगले 20 साल टिल बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ टाइम पीरियड हमारी इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव नहीं कर सकती। ये बेटा सर ये जो पॉलिसी थी मतलब इम्प्लीमेंटेशन में गलत है। इंप्लीमेंटेशन गलत थी। ये पॉलिसी बुरी नहीं है, आज भी ये पॉलिसी यूएसएसआर में सबसे सक्सेसफुल जा रही है। हमारे मुल्क में इसकी इंप्लीमेंटेशन बेटा, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर आता है वहां पे करप्शन आ ही जाती है। ये मेन चीज। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड, गिराफे, गवर्नमेंट स्टार्टेड taking over, government started taking over major industries, banks और and businesses। ये सब कुछ गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। इज इट क्लियर? अब जब ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया सारा, तो इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान तो ये। पर्पस क्या था? पर्पस वाज टू, यस, पर्पस वाज टू रेज प्रोडक्शन। और नुकसान क्या था? हाउएवर इट फेल्ड। कितनी वजह से ये फेल हुई? इट फेल्ड, 3 रीजन थी। इट फेल्ड ड्यू टू corruption of government employees, yes, due to corruption of bureaucrats। ब्यूरोक्रेट जो हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, करप्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। दूसरा ओवर स्टाफिंग, और तीसरा एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिसर्स टू रन बिजनेस। या तो उन्होंने बिजनेस किया हो ना पहले। बिजनेस वैसे भी बेटा, किसी और का बिजनेस हो तो वो डूबे या चले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का काम है ना, आपको तो गवर्नमेंट मुलाजिम को तो अपनी पे से गर्ज है, वो गवर्नमेंट से मिलेगी उससे। अगर तो ये होता ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कि अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपने इसको फेल किया तो आप अपनी जेब से पैसे देंगे, फिर देखते हैं कैसे बिजनेस डूबते हैं, फिर नहीं डूबेगा। तो ये हुआ पाकिस्तान में। अब ये सैंपल क्वेश्चन इस पे बन सकता है, व्हाई वाज नेशनलाइजेशन failed?
कौन कौन सी 3 रीजन है, मैं इनको सर्कल कर रहा हूं, आप भी सर्कल कर लें। नंबर 1, करप्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ओवर स्टाफिंग इन इंडस्ट्रीज, ज्यादा इंप्लॉइज हायर कर लिए, और तीसरा लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिसर्स। ये 3 रीजन हैं, 1, 2 और तीसरी ये वाले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? तो जो ये पॉलिसी तो बोलता है इस रखिए कि मतलब अब एक फिक्स्ड अमाउंट होगा कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए सिस्टम। बस नहीं हो सका ना इम्प्लीमेंटेशन को ठीक है। अब आगे आगे चलते हैं बेटा। नहीं, फौरन अभी नहीं करेंगे, अभी हम इसकी सोशल पॉलिसीज पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? सोशल पॉलिसीज। वी आर गोइंग टूवर्ड्स सोशल पॉलिसीज। ये कौन सा था? बी है। ए बी सी कर लिया हमने, अब हम करेंगे डी। कोई सोच रहे होंगे ये डी कौन सा है, तो ये मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक पॉलिसीज के पॉइंट्स को मैं ए बी सी डी 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। ए बी सी डी ई तक जाएंगे हम। डी, सोशल पॉलिसीज। सोशल पॉलिसीज आर वेरी सिंपल। सोशल पॉलिसीज की बहुत आसान सी है। नंबर 1, सोशल में आगे फर्दर 3 से 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज, मेडिसिन्स अंडर brand names were banned, which made medicines cheaper. Is it clear beta? Which made medicines cheaper. अच्छा, अब देखें मेडिसिन ब्रांड नेम। अब ये मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक मिनट है। अब मैंने आपके सामने ये एक मेडिसिन ओपन किया। मैंने क्या यूज किया? मैंने सर्च बार में क्या लिखा है? मेडिसिन फॉर हेडेक। अब कितनी मेडिसिन आपके पास आ गई, कितनी डिफरेंट टैबलेट्स आपके सामने आ गई? ऐसे ही है, ये सारी क्या है? डिफरेंट ब्रांड्स। कोई मेडिसिन 5 रुपए की होगी दवाई, कोई एक टैबलेट 5 की होगी, कोई 10 की होगी, 5,000 की होगी। वाई देयर इज डिफरेंस? सारे काम तो एक ही कर रहे हैं, हेडेक क्वालिटी की डिफरेंस कर रहे हैं। ब्रांड की वजह से, क्वालिटी की वजह से वैल्यू। अब इसने कहा कि अब ब्रांड नेम से नहीं बेचेंगे। हेडेक की दवाई भी तो हेडेक की दवाई है तो हेडेक का एक सॉल्ट नेम होता है, वो होगा। पेन रिलीफ के नाम से दवाई आ जाएगी। तो फिर इस तरह उसने ये जो है मेडिसिन को ब्रांड नेम पे, ये अच्छा काम था, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्रांडिंग खत्म कर दी। हाउएवर, तो उसमें लो क्वालिटी मेडिसिन। यस बेटा, हाउएवर फॉरेन कंपनीज को नुकसान हुआ था। यस बेटा, फॉरेन कंपनीज शट देयर बिजनेस इन। बाहर से जो कंपनीज आई हैं उनका काम क्या है? प्रॉफिट लेना। और अगर उनको प्रॉफिट ही कम होगा, एक ये हुआ, और एक फेक मेडिसिन बननी स्टार्ट होगी पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद दूसरा, RHCs and BHUs were made in Pakistan. RHC means rural health centers, rural health centers, RHCs और and basic health units, BHUs, रूरल नाम से पता चल रहा है कहां पे होंगे? रूरल। आज भी बेटा आप गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के छोटे से छोटे गांव में भी जाएं, यू विल फाइंड रूरल हेल्थ सेंटर।
बेसिक हेल्थ यूनिट अर्बन एरियाज में होते हैं, मतलब जैसे इस्लामाबाद है, इट्स अर्बन एरिया, यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स। तो ये दीज बेसिक हेल्थ यूनिट्स एंड रूरल हेल्थ सेंटर्स वर मेड बाय हिम। However, staff was not enough. पाकिस्तान में स्टाफ की कमी रहती है, एंड पॉपुलेशन वाज हाई, एंड पॉपुलेशन was high. Is it clear? सर पूरी जॉब का स्टाफ की कमी है सर, लेकिन पाकिस्तान में तो अधिक गवर्नमेंट भी चल रहा है, क्यों नहीं, डॉक्टर्स देखो, हॉस्पिटल्स में जितनी पॉपुलेशन है, हमारे मुल्क में अननेसेसरी स्टाफ बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ डिपार्टमेंट में जहां पे नहीं चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा है, और जहां पे चाहिए वहां पे बंदे नहीं, डॉक्टर्स हैं ही नहीं। आपको पता है एक बंदे के लिए, मतलब सॉरी, एक बंदे कह रहा हूँ, एक डॉक्टर कितने लोगों के लिए होगा यहाँ पे? ओवर 5000 पीपल। अगर आप डॉक्टर रेशो पॉपुलेशन निकालें तो ओवर 5000 है। हर रोज तो बीमार नहीं होता, लेकिन फिर भी 5000 इज टू मच। शायद इससे भी ज्यादा हो, ये तो मैं शायद थोड़ी कम बता रहा हूँ, 50,000 ना हो, ठीक है? तो इट्स टू मच। सोशल में आगे चले जाते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट इन द सोशल, नंबर 2 इज, जी बेटा, सोशल में सेकंड पॉइंट इज, हमारे पास दूसरा है कि एजुकेशनल पॉलिसीज। जी, इन द एजुकेशनल पॉलिसीज व्हाट हैपेंड? प्राइमरी education became फ्री, नेशनल एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दी गई, न्यू टीचर्स वर हायर्ड, न्यू टीचर्स वर हायर्ड, पैरामेडिकल स्टाफ वाज हायर्ड, ये सब कुछ किया। पैरामेडिकल स्टाफ में नहीं, इधर किधर लिखती है, टीचर्स के आगे एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टाफ वाज हायर्ड, मतलब टीचिंग सपोर्ट स्टाफ, टीचिंग सपोर्ट स्टाफ वाज हायर्ड, ये सब कुछ किया। सिलेबस वाज मॉडर्नाइज्ड एंड दिस एंड दैट। however it failed. 3 रीजंस थी इसकी भी। फेल्ड ड्यू टू चाइल्ड लेबर, एक तो हमारे मुल्क में चाइल्ड लेबर सबसे बड़ी वजह है किसी भी पॉलिसी के फेलियर। नंबर 1, चाइल्ड लेबर, लोग स्कूल नहीं बच्चे जाते थे बल्कि लेबर करते थे। सेकंड, दूसरी वजह क्या थी? मतलब उधर मदरसों में चली जाती। जी बेटा, चाइल्ड लेबर, उसके बाद अपोजिशन टू को एजुकेशन, और थर्ड एंड तीसरी चीज क्या थी? अपोजिशन टू को एजुकेशन, और तीसरा है, हाँ कर दो, opposition to co-education and less budget for education. Clear? जी बेटा, these are the main reasons के educational policies failure। इसके बाद एक और है labor laws। क्या है? labor laws। This is the third policy, लेबर लॉज। बेटा लेबर लॉज क्या है? मिनिमम वेजेस
ऑफ लेबर वर फिक्स्ड, मिनिमम वेजेस वर फिक्स्ड। कितनी होगी? आज भी हमारे कंट्री की मिनिमम वेज फिक्स्ड है 37,000। लेकिन मिलती है फिक्स। नहीं नहीं, कहाँ पे? मिनिमम वेजेस वर फिक्स्ड। अच्छा, और क्या किया? मिनिमम वेजेस, हेल्थ पॉलिसी फॉर लेबर, वर्किंग आवर्स वर डिटरमिन्ड, आवर्स वर फिक्स्ड, कि 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, ये वर्किंग आवर्स थे। इट वॉज गुड स्टेप लाइक लेबर यूनियंस। अभी होता है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन ज्यादा खराब हो गई है। लेबर यूनियंस वर्कड टू सिक्योर राइट्स। लेबर यूनियंस जो है ना बेटा, लेबर के राइट्स के लिए काम करती थी। तो लेबर यूनियंस ने क्या किया? दे वर्क टू सिक्योर फॉर देयर राइट्स। जी बेटा, लेबर यूनियंस को राइट्स मिले। यहां तक हमारी सोशल पॉलिसीज आर आल्सो एंडेड। लास्ट है डी, के बाद क्या है? ए बी सी डी है। ई क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज beta, in the administrative policies we have 3 important steps. Number 1, basic pay scale system. Basic pay scale system of employees was made. बेटा आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रैंक्स होते हैं, ग्रेड 1 से 16 नहीं होता, ग्रेड 1 to 22 तक होता है। जी बेटा, ग्रेड 1 से 22 तक होता है। चेयरमैन होते हैं। हर सबसे हाई रैंक ऑफिसर 22 है। हर इदारे का एक एक हाई रैंक ऑफिसर होता है, ठीक है, 22 ग्रेड में। फिर उसके बाद क्या किया? नेक्स्ट बेटा, रिफॉर्म्स वर introduced regarding civil service exam, and training of civil servants। ये जो CSS के एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, कभी नाम सुने आप लोगों ने? जी सर। जी बेटा, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये हमारे हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, उनकी ट्रेनिंग का, पुलिस वगैरह हो गया, डीएमसी हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, फॉरेन ऑफिस हो गया, दीज आर द डिपार्टमेंट्स। 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये सारा स्ट्रक्चर किसने बनाया था? Z.A. भुट्टो ने। दीज 2 स्टेप्स वर वेरी गुड, ये पहले दोनों अच्छे थे। हाउएवर technocrats were hired in above 19 grade। टेक्नोक्रेट्स किनको बोलते हैं? हाई रैंक स्किलफुल इंप्लॉइज। गवर्नमेंट के हाई रैंक स्किलफुल इंप्लॉइज को क्या बोलेंगे हम? टेक्नोक्रेट्स। वर हायर्ड इन अबव 19 ग्रेड डायरेक्टली, but Bhutto hired his relatives and friends on these high ranked posts। तो इसका मतलब क्या है?
ये सारे डिपार्टमेंट्स किसके अंडर चले जाएंगे? भुट्टो की फैमिली और उनके इन्फ्लुएंस के अंदर, बस और कुछ नहीं होगा। हर जगह पे भुट्टो का नाम लिया जाएगा, बस यही था। यहां तक जेड भुट्टो की डोमेस्टिक पॉलिसीज होगी। हिज फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। हिज फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। जी बेटा, नहीं आज ही करेंगे। His foreign policy was also important. Foreign policy of भुट्टो लिखें। जो ओआईसी का सेशन बुलाया था ना, जिंदा तो है ना, नब्ज चल रही है ना। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ZA। बेटा तबीयत खराब का ना बोलो, बोलो इसका दिमाग खराब है, ये ज्यादा सही नहीं है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ZA भुट्टो बेटा। How successful was the foreign policy of ZA Bhutto? Sample question लिखें। How successful was foreign policy of ZA Bhutto? बेटा ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है सेपरेटली। भुट्टो वाज ए गुड डिप्लोमैट। भुट्टो हमेशा से, याद रखिएगा, भुट्टो डोमेस्टिक पॉलिसी में इंतहाई बुरा था, बट फॉरेन पॉलिसी में भुट्टो बेस्ट था। डिप्लोमैट बहुत अच्छा था ये। इसने पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर सक्सेस दिलवाई। नंबर 1, शिमला एग्रीमेंट। बेटा इसको शिमला डेपुटेशन के साथ खुदा का वास्ता मिक्स मत कीजिएगा। शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 in which he helped in releasing 93,000 soldiers of Pakistan. Yes, he helped in releasing 93,000 soldiers of पाकिस्तान। और बदले में हमने दिया क्या? हमने सिर्फ ये कहा जी हम कश्मीर इशू को आपस में खुद रिजॉल्व करेंगे, हम UN तक नहीं लेके जाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा सौदा था, अच्छी डील थी। सो लेके गए हैं हम 93,000 सोल्जर्स। हेंस ही परसुएडेड इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बेटा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, गांधी की बेटी नहीं थी, ये नेहरू की बेटी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी को इसने परसुएड भी किया। इट वाज ए बिग सक्सेस। सो समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक conference yes beta in 1974 at लाहौर। बेटा लाहौर के अंदर OIC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 58 मेंबर्स हैं इसके। ये मुसलमानों की, मुस्लिम पावर्स हैं जितनी भी, या मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में जितने भी, उन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो OIC का सेशन कहां पे हुआ? लाहौर में हुआ। तो हेंस ही अर्नड नेम ऑफ पाकिस्तान इन लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे हमारे कंट्री में फैसलाबाद सिटी है, इसको फैसलाबाद क्यों कहते हैं? शाह फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया इस कॉन्फ्रेंस में आया था, तो उसके बाद फैसलाबाद का पहले नाम था लायलपुर, तो इसको नाम को फिर चेंज किया।
कजाफी का नाम, कजाफी स्टेडियम मोहम्मद का मुअम्मर कजाफी के नाम पे है। ठीक है, यस बेटा। इस तरह मॉन्यूमेंट्स हमने बनाए उन लीडर्स के नाम पे, और सारे मुसलमानों के जो बड़े लीडर्स थे दे विजिटेड पाकिस्तान। तो इसका मतलब है पाकिस्तान वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यासर अरफात था, अनवर सादात था, ये सारे थे जी। सदाम हुसैन था, नहीं वो नहीं था इसमें, हाँ रजा शाह था। फिर उधर से बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान भी आ गया था। तो ये काफी ज्यादा लोग थे। सर रजा पहलवी को भी बुलाया था। फिर रजा पहलवी को भी बुलाया था जी बेटा। ठीक है, अब बेटा फॉरेन पॉलिसी के अंदर तीसरा जो सक्सेस था इसका, दैट वाज अनदर मेजर सक्सेस, ही established best relations with all neighboring countries. Best relations with all neighboring countries. कैसा? हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं बेटा? लाइक ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया को भूल गए यार, इंडिया, अफगानिस्तान। और आज के दिन में हमारे सारे कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन हैं? चाइना के साथ भी नहीं अच्छे आजकल। चाइना हमें मुंह भी नहीं लगा रहा आजकल, जब से ये हुकूमत आई है चाइना मुंह भी नहीं लगा रहा। क्योंकि हम अमेरिका के पास जाके बैठ गए। हम इसको डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल। आजकल पता नहीं हमारे पाकिस्तान का पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हर दूसरे दिन अमेरिका पहुंचा होता है। हाँ जी, फील्ड मार्शल साहब भी। ओके, खैर ये तो एक कुछ सक्सेसेस थी। फिर इसके अलावा स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान वाली भी सक्सेस है कि वो भी यूएसएसआर की हेल्प से हमने बनाई थी। खैर हम लोग वापस चलते हैं। फेलियर्स में पाकिस्तान लेफ्ट यूएसए सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीटो हमने छोड़ी थी। सीटो बेटा यूएसए की हेल्प के लिए दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन थी, एंटी कम्युनिस्ट थी, यूएस के एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन विच रिड्यूस्ड डिफेंस एड ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस एड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि भुट्टो कहता था कि जितनी हमें एड देते हैं इतनी हमें फायदा नहीं है, इतनी हमें नहीं चाहिए। सो हेंस ही लेफ्ट पाकिस्तान। डिफेंस जो है वो इससे थोड़ा वीक हुआ। फिर उसके बाद है पाकिस्तान लेफ्ट another वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ना, पाकिस्तान लेफ्ट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ which was helping Pakistan to develop dams etc. एक तो वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके मुल्क में डैम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी। इससे पाकिस्तान को एक तो यूएस का अपोजिशन फेस करना पड़ा, और यूएसए ने इंडिया को सही खुल के सपोर्ट किया हमारे अगेंस्ट। और बाद में यूएसए का भी हाथ था भुट्टो को मरवाने में। ठीक है, भुट्टो यूएसए नेवर वांटेड दोज पीपल इन पाकिस्तान हु आर अगेंस्ट यूएसए। तो भुट्टो यूएसए के अगेंस्ट था, अब यूएसए ने मरवाया था इसको, सिंपल जी। लास्ट में आ जाएगा एग्जीक्यूशन एंड डिसमिसल ऑफ भुट्टो। लास्ट में लिखें डिसमिसल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ भुट्टो। जी बेटा, भुट्टो किस ईयर में डिसमिस हुआ था? 1977। और एग्जीक्यूट कब हुआ था? 1979 के अंदर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाई वाज भुट्टो डिसमिस्ड एंड
then executed. Sample question लिखें. Why was Bhutto dismissed and executed? बेटा दो रीजन तो डिसमिसल की होगी, एग्जीक्यूशन की तो एक ही वजह थी ना कि एग्जीक्यूट किया गया था मर्डर की वजह से. पहले लिखेंगे हम डिसमिसल की रीजन. बेटा द डिसमिसल ऑफ भुट्टो वाज ड्यू टू, डिसमिसल क्यों हुआ था कि नंबर 1 1977 इलेक्शंस, पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA, क्या था? PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस मेड या कंटेस्टेड इलेक्शंस against Z.A. Bhutto but lost. PNA बेटा 8 पॉलिटिकल पार्टीज का कंबाइंड अलायंस था. ये 4 नंबर का सवाल आ सकता है आपका. इस पे कितने मार्क्स का? PNA के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, PNA कैन बी गिवन फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन. याद रखिएगा, ये जो 4 मार्क्स के हैं ये मैं हाईलाइट करता रहता हूं साथ साथ, जो कि आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं. क्लियर? बट लॉस्ट. व्हेन दे लॉस्ट द इलेक्शन, हाउएवर, हाउएवर प्रोटेस्ट्स started against Bhutto, so he was unable to control and Zia ordered to dismiss by imposing martial law. जिया ने बेटा क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया. तो जब मार्शल लॉ लगता है तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है उसको क्या किया जाता है? डिसमिस ही किया जाता है ना. तो प्राइम मिनिस्टर साहब डिसमिस हो गए. दूसरा, जिया ने इसको डिसमिस किया. जिया dismissed him by introducing Operation Fair Play. ऑपरेशन आर्मी ने क्या किया कि आर्मी ने, भुट्टो ने, जिया ने आके ऑपरेशन फेयर प्ले खिला दिया. ऑपरेशन फेयर प्ले क्या था? सो ही imprisoned all those, या जिया imprisoned all those who were involved in making law and order worse. और भुट्टो इसमें डिसमिस. एंड लास्ट में आ जाएगा बेटा लास्ट रीजन, भुट्टो was dismissed, Zia was dismissed because भुट्टो was dismissed. अब एग्जीक्यूशन का लिखेंगे. यस बेटा, Bhutto was executed as
he was guilty of किसका गिल्टी था? गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ मोहम्मद खान कसूरी। मोहम्मद खान कसूरी के मर्डर था, उसकी अंदर इसको जो है वो फाइनल एग्जीक्यूट किया गया। जी बेटा, यहां तक आज हमने जुल्फिकार, मेरा चेक करें टाइम मैनेजमेंट, 3:50 में मैंने पूरा भुट्टो खत्म कर दिया। एक क्लास में हाजिर की। जी बेटा, ये why was Bhutto executed in 1979 पे सिर्फ 7 मार्क आ सकता है? अकेला 7 मार्क्स का नहीं आता बेटा भुट्टो की एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि